दोस्तों आइस शीट्स यानी कि बर्फ की पट्टियां उन जगहों पर फॉर्म होती है जहां विंटर के समय में स्नोफॉल होता है और समर के वक्त वो पूरी तरह से पिघल नहीं पाता। इससे होता यह है कि हजारों सालों में ये बर्फ की परत वहां जमा होती जाती है और बर्फ का एक थिक मास फॉर्म हो जाता है। आपने आइस एज मूवी तो जरूर देखी होगी। आइस एज इसी कंडीशन के अंतर्गत में आकर फॉर्म होता है। अब दोस्तों क्या आपको पता है कि सिर्फ अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में जो बर्फ की परत जमी है उसमें धरती का 99% फ्रेश वाटर जमा है। इन बर्फ की पट्टियों में बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में फ्रोजन वाटर होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रीनलैंड की आइस अगर मेल्ट हो जाए तो सी लेवल 6 मीटर तक राइज हो जाएगी और अगर अंटार्कटिका की शीट मेल्ट हो गई तो सी लेवल 60 मीटर्स तक राइज हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि सी लेवल के सिर्फ 6 मीटर राइज होने से पूरा का पूरा आइलैंड समुद्र में समा सकता है। लेकिन ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आइस का और भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। स्नो, आइस शीट्स, ग्लेशियर्स ये सभी चीजें धरती के डीप फ्रीजर की तरह काम करते हैं और धरती के टेम्परेचर को सूरज से आने वाले हीट के टेम्परेचर के साथ बैलेंस करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आइस शीट्स ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा X9th प्लैनेट यानी कि प्लैनेट प्लूटो पर भी ऐसा ही कुछ मैकेनिज्म होता है तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे? ये मैकेनिज्म भी प्लूटो के टेम्परेचर को स्थिर करने में मदद करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि प्लूटो पर आइस वॉल्केनोज नाम की एक चीज भी वैज्ञानिकों को मिली है। तो आखिर ये आइस वॉल्केनोज है क्या और प्लूटो के आइस वॉल्केनोज धरती के वॉल्केनोज से कैसे अलग है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए चलते हैं प्लूटो की खोज पर। दोस्तों कभी हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट रहा और सूरज से सबसे दूर का प्लैनेट कंसीडर किया जाने वाला प्लैनेट प्लूटो आज के वक्त में लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। साल 2006 में प्लूटो को प्रॉपर प्लैनेट के स्टेटस से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दे दिया गया था और तभी से साइंटिफिक कम्युनिटी ने मान लिया कि सोलर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं। अब क्योंकि ये प्लैनेट धरती से करीब 5.1 बिलियन किलोमीटर दूर है इसीलिए इसे ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन साल 2015 में ये चीज हमेशा के लिए बदल गए क्योंकि इस साल नासा ने अपने न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट की मदद से इतिहास रच दिया। करीब 10 साल के सफर के बाद ये स्पेसक्राफ्ट प्लूटो से सिर्फ 1200 किलोमीटर तक की दूरी पर आ गया और ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हमें धरती से सबसे दूर के प्लैनेट के सरफेस को डिटेल में देखने का मौका मिला। अब इस मिशन ने न केवल प्लूटो के सरफेस को ऑब्जर्व किया बल्कि प्लूटो के सबसे बड़े मून शैरोन की भी डिटेल में स्टडी की। हमें इस आइसी वर्ल्ड के शानदार लैंडस्केप और जियोलॉजी के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिला, जैसे कि उसके बड़े बड़े माउंटेन्स, आइस के शीट्स, वैलीज और टीरेन्स। हमें ऐसी चीजें देखने को मिली जो सोलर सिस्टम में कहीं भी देखी नहीं गई थी। और दोस्तों ये तो बस शुरुआत थी। पहले ऐसा माना जाता था कि प्लूटो बस एक बर्फ का गोला है जिसके अंदर कुछ डिस्कवर करने के लिए है ही नहीं। लेकिन न्यू होराइजन के मिशन के 5 साल बाद इन सभी बातों को खिड़की के बाहर फेंक दिया गया। वैज्ञानिक ये बात जान गए हैं कि इतनी दूर और इतना कोल्ड होने के बाद भी प्लूटो एक रोमांचक, जिंदा और साइंटिफिकली वैल्यूएबल प्लैनेट है। इस प्लैनेट को स्टडी करने से हम बाकी दूसरे डिस्टेंट स्मॉल प्लैनेट्स के साइंस को जान सकते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से कहीं ज्यादा दूरी पर है और जहां तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों प्लूटो की सबसे पहली बात ये जानने वाली है कि उसके पास एक दिल है जो प्लैनेट की एक्टिविटी को संभालता है। दरअसल जब न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के करीब से गुजर रहा था और हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स ले रहा था तब उसने देखा एक बहुत ही बड़ा मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का नाइट्रोजन ग्लेशियर। आपने नॉर्मली ग्लेशियर्स को माउंटेन्स पर जरूर देखा होगा। ये आइस का समूह होता है जो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता रहता है। प्लूटो के ग्लेशियर के लेफ्ट साइड को स्पुटनिक प्लैंटिलिया नाम दिया गया है। इसने ड्वार्फ प्लैनेट को पूरी तरह से अपने डायरेक्शन चेंज करने पर मजबूर कर दिया है, जिससे अब ये ग्लेशियर का बेसिन डायरेक्टली उसके मून शैरोन के ऑपोजिट में लाई करने लगा। इस प्रोसेस को ट्रू पोलर वेंडर कहते हैं। ये तब होता है जब एक प्लैनेटरी बॉडी उसके जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से अपने स्पिन एक्सिस को चेंज कर लेती है। अब दोस्तों स्पुटनिक प्लैंटिलिया अभी जिस करंट पोजीशन में है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं है बल्कि ये पूरी तरह से ठंड से घिरा हुआ है जहां नाइट्रोजन आइस जमा होकर एक आइस शीट की तरह बन गए हैं।
ये शीट्स करीब 4 किलोमीटर तक थिक है, यानी कि 4 किलोमीटर मोटे आइस के परत। ये इस तरह से इसीलिए मूव हुआ क्योंकि प्लूटो के मून शैरोन उसे ऑर्बिट करते वक्त पुल कर रहा था, जैसे अर्थ और मून पर देखा जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ टाइडल फोर्सेस पैदा होती है। अब इतना बड़ा लैंड मास शैरोन मूव के पुश होने की वजह से इनबैलेंस हो रहा था, और इसीलिए प्लूटो ने अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए अपना स्पिन एक्सिस ही चेंज कर लिया। अब इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि प्लैनेट का जियोलॉजिकल प्रोसेस प्लूटो को अपने इशारों पर नचाता है, इसीलिए उस नाइट्रोजन ग्लेशियर को प्लैनेट का हर्ट कहा गया है। अब दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि न्यू होराइजन का लेटेस्ट डेटा कहता है कि उस बेसिन के अंदर एक और हैवी मास है जिसने उसकी पोजीशन को अरेंज करने में हेल्प की है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये और कुछ नहीं बल्कि वाटर ओशियंस है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है। ये प्लूटो को जुपिटर के मून यूरोपा और सैटर्न के मून एन्सेलेडस की कैटेगरी में ले जाता है। दोनों ही ओशियन वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं। न्यू होराइजन के डेटा में टेक्टोनिक स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी किया गया, और वो भी इसी बात का सबूत देते हैं कि प्लूटो के क्रस्ट में ओशियन मौजूद है। अब कुछ हाल फिलहाल के मॉडल्स कहते हैं कि शायद ये लिक्विड ओशियन प्लूटो के तेज और वायलेंट फॉर्मेशन की वजह से बने होंगे। पर यार यहाँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज वैज्ञानिकों ने प्लूटो के बारे में नोटिस की है, और वो ये है कि प्लूटो वॉल्केनिकली एक्टिव है, लेकिन आप जिस तरह से सोच रहे हैं वैसे नहीं। दोस्तों हमारी धरती पर जो वॉल्केनोज है वो मोल्टेन लावा फेंकते हैं, जिनका टेम्परेचर 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ये लावा पानी की तरह बबल्स में निकलते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन प्लूटो पर ऐसा नहीं होता, बल्कि बहुत सारे एविडेंसेस इस चीज पर पॉइंट कर रहे हैं कि एक तरह का कोल्ड और हल्का क्रायो लावा प्लैनेट के अंदर से सरफेस पर आकर गिरता है, और साइंटिस्ट इसे क्रायो वोल्केनिज्म कहते हैं। स्पुटनिक प्लैनेशिया के साउथ साइड में दो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, जिनके नेम्स है राइट मोन्स और पिकार्ड मोन्स। ये दोनों ही माउंटेन्स के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा है, और वैज्ञानिक बिलीव करते हैं कि ये एक तरह से क्रायो वॉल्केनोज के माउथ्स है, जिनमें से कोल्ड लावा बाहर की ओर निकलता है। अब दोस्तों जैसा कि इसका नाम है, इन आइस वॉल्केनोज के अंदर से मोल्टेन लावा की जगह हल्का या स्लशी वाटर निकलता है, जिसके अंदर वॉलेटाइल कंपाउंड्स जैसे कि अमोनिया और मीथेन होते हैं, और सरफेस पर आते ही प्लूटो के कोल्ड एटमॉस्फेयर की वजह से ये फ्रीज हो जाते हैं, और कई बार सरफेस मॉन्यूमेंट्स बना देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लावा वॉल्केनिक माउंटेन्स बनाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये मॉन्यूमेंट्स बहुत ही कोल्ड होते हैं। अब दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह के माउंटेन्स सोलर सिस्टम में हमें कहीं नहीं मिले हैं। अब भले ही हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी जगह है, जैसे कि ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस और सैटर्न और जुपिटर के मून पर आइस वॉल्केनो के होने के भी दावे किए गए हैं, लेकिन क्रायो वॉल्केनिज्म को कंफर्म करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। स्पुटनिक प्लैनेशिया के वेस्ट में वाइकिंग टेरा नाम का एक फ्रैक्चर भी है, जो शायद इस बात का एविडेंस है कि क्रायो लावाज एक टाइम में उस तरफ फ्लो करते थे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्पुटनिक प्लैनेशिया वो एकमात्र चीज नहीं है जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि प्लूटो के पास एक हार्ट है। अब भले ही प्लूटो बेहद ही कोल्ड और दूर है, लेकिन एक चीज है जो प्लूटो के एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट को एक तरह से ड्राइव करता है। प्लूटो में जो नाइट्रोजन आइस है वो हर दिन एक साइकिल से गुजरता है। डे टाइम सनलाइट की वजह से आइस वेपर में तब्दील हो जाता है, और ठंडी रात में वो वेपर फिर से कोल्ड आइस बन जाता है। इससे होता यह है कि नाइट्रोजन वेपर या विंड दिन के वक्त में पूरे प्लैनेट के अराउंड 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चारों तरफ फैलती है और एटमॉस्फेयर के सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है। आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि हर दिन प्लूटो के इस प्रोसेस की वजह से उसका हार्ट बीट करता है और वह अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में बना रहता है। अब इन सभी डिस्कवरी से यही पता चलता है कि प्लूटो इतना डेड और शांत नहीं है जितना कि हम सोचते हैं, बल्कि ये ड्वार्फ प्लैनेट हमें क्रायो वॉल्केनिज्म के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखा सकता है। मतलब जरा एज्यूम करो कि हम लोग आज तक सिर्फ अपनी धरती पर ये लावा वाले वॉल्केनोस को ही देखते थे, लेकिन प्लूटो को पढ़ने के बाद हमें ये भी पता चलता है कि लावा ठंडे पानी के भी हो सकते हैं। क्या आपको भी ये पहले पता था? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और साथ जरूर शेयर करना और उनको भी बताना कि कैसे प्लूटो पर बहता हुआ ठंडा लावा मौजूद है। अब दोस्तों जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना, मुझे ये बताओ कि आखिर हमारा प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम के कौन से रीजन में लाई करता है? नंबर 1 एस्ट्रॉइड बेल्ट में, नंबर 2 इनर सोलर सिस्टम में, नंबर 3 ऊट क्लाउड में, या नंबर 4 कुइपर बेल्ट में?
अपने अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। देखते हैं किसने कितना सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगर आप नए हो इस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।